आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर व्यक्ति की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ईगो फेस करता है, सफरिंग फेस करता है और उसको कई बार ये समझ में नहीं आता है कि लाइफ एक्चुअली में है क्या। तो आज इस डीप थॉट के बारे में हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ हैं श्री त्रिवेश जी लोधी। नमस्कार। मैं आपसे जो पहला प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि लाइफ में इतनी सफरिंग क्यों है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान है। वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, वो किसी को बता नहीं पाता है कई बार। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा ही क्यों है ये? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा कहते हुए आपको कभी नहीं देखा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं जीवन भर से खुश हूँ और मैं पूरे जीवन भर खुश रहने वाला हूँ, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जी। हर व्यक्ति को ये लगता है कि जीवन में कष्ट है और अपने यहाँ तो ऐसा कहते भी है कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ सब लोग भोगने के लिए आए हैं। ये जो हमारा जीवन है इसको सफरिंग हम अपने हाथों से बनाते हैं। अच्छा। हाँ, ये जीवन में सफरिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा भाई। आप अपने कॉन्सेप्ट्स के कारण, अपनी मान्यताओं के कारण और आपकी जो कंडीशनिंग हुई है जी। उस कंडीशनिंग के कारण अपने आप को सतत एक ऐसे स्टेट में पाते हैं जिस स्टेट में आप कभी भी अपने आप को जीवन से, परिस्थितियों से संतुष्ट या सेटिस्फाइड नहीं पाते और वो जो डिससेटिस्फैक्शन होता है उसके कारण सफरिंग पैदा होती है। जी। तो इसके मूल में यदि हम जाने का प्रयास करें तो व्यक्ति को ये लगता है कि वो कर रहा है इसलिए हो रहा है और उसके करने के कारण ही रिजल्ट्स आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं। लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा है। सुनने में ये बहुत अजीब लगेगा, लेकिन हमारे भारत के मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने जिस ज्ञान की खोज की थी वो इसी ज्ञान की खोज की थी कि मनुष्य जो है वो कैसे खुश रह सकता है। जी भाई। और खुश रहते हुए, खुश जब रहता है ना, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। तो खुश कैसे रह सकता है, इसके सूत्र हैं। मनुष्य को ये लगता है कि वो कर रहा है। यदि इस प्रश्न को हम कटघरे में खड़ा करें और चिंतन करें तो थोड़ा सा ध्यान करिए कि इस समय जो कुछ भी चल रहा है, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, एक पॉडकास्ट इस वक्त जो शूट हो रहा है, अगर इस समय ये जो घट रहा है, इस घटने के कारण के पीछे यदि हम जाएं और चिंतन करें तो हमको ध्यान आएगा कि वॉट एवर हैपनिंग राइट इन दिस मोमेंट इज़ बिकॉज ऑफ मैनी प्रीवियस हैपनिंग्स। बहुत सारे घटनाक्रम के कारण ये वर्तमान का समय घट रहा है। जो पुरानी कुछ साइकिल्स को हम जोड़ दें आपस में, बिल्कुल, तो वो आपस में जुड़ने के बाद एक जो नया मोमेंट क्रिएट होता है, वो बनता है। तो जैसे हम तालाब में यदि एक पत्थर फेंकते हैं, कंकर फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं जी। पहली लहर तो कंकर के कारण उठती है, लेकिन जो दूसरी लहर उठती है वो पहली लहर के कारण उठती है, वो कंकर के कारण नहीं उठती। जो तीसरी लहर रहती है वो दूसरे कारण लहर से उठती है। ऐसे ही लहर से लहर उठते हुए और लहर बनती हुई चली जाती है। वैसे ही पूर्व की बहुत सारी घटी हुई घटनाओं के कारण ये वर्तमान घट रहा है और ये चराचर अस्तित्व जो है ये एक प्रकार का ऑर्केस्ट्रेशन है। महासंगीत बज रहा है। उस महासंगीत में आपका जो जीवन है, आप जो हो, वो बांसुरी के एक छोटे स्वर के बराबर है जी। और आपने देखा होगा बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जी। और डिप्रेशन में जाते जाते एक समय उनके जीवन में ऐसा समय आता है कि उनको अपनी लाइफ वर्थ नहीं लगती जी। और वो अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। इस अस्तित्व ने यदि आपको आप हो, यदि इफ़ यू आर लिविंग, अगर आप हो तो आपका होना यह आपके लिए ये सबसे ज़रूरी बात होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी बात है। इससे ज़्यादा ज़रूरी बात कोई है नहीं आपके लिए। क्यों? यदि आप ज़रूरी नहीं होते तो ये जो एग्जिस्टेंस है इसने आपको क्रिएट नहीं किया होगा। सही बात है। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, आप कैसे हैं, ये बहुत आखिरी का प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप हैं ना। यदि आप हैं
तो ये इस अस्तित्व की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि यदि इस पूरे महासंगीत में आपके बांसुरी के एक स्वर की आवश्यकता नहीं होती तो आप बिल्कुल नहीं होते। तो अपने आप का होना यह स्वयं के लिए सबसे बड़ी और अच्छी घटना हमने मानना चाहिए। ये मान के चलेंगे तो कभी लाइफ जीवन में डिप्रेशन नहीं आएगा। जी भाई साहब, इसके साथ ही हम देखते हैं कि सफरिंग आती है, कई लोग इसको पार कर जाते हैं, यानी क्षणिक होती है सफरिंग, कुछ दिनों के लिए होती है, कुछ महीनों के लिए हो सकती है। कई लोग इसको ओवरकम करते हैं और कई लोग नहीं भी कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पाते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं लॉन्ग टर्म में जाके, और कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं। पर इनके साथ एक जो मेन पॉइंट आता है कि व्यक्ति मैं क्यों उलझा हुआ है। बिल्कुल, हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये सक्सेस मैंने ले ली है, फेल मैं हो गया, लड़ाई मेरी हो गई है, किसी से कुछ अच्छा हो गया तो मैंने किया, खराब हो गया तो कई बार सामने वाले पे भी कर देता है कि सामने वाले ने गलत किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये ऐसा क्यों करता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। वास्तव में ये सारी जो उथल पुथल है ना, इसका सब पूरा कारण जो है ना वो मैं का भाव ही है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी वर्तमान में घट रहा है वो पूर्व की बहुत सारी घटनाओं के कारण घट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मोमेंट है ये इस अस्तित्व ने बनाया है, और ये मोमेंट्स बनाने का काम अस्तित्व से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। वो सबसे बड़ा शिल्पी है, वो सबसे अच्छा शिल्पी है, उससे अच्छा मोमेंट कोई बना नहीं सकता। और उस मोमेंट में हमारा जो शरीर बुद्धि है, मनुष्य क्या है, ह्यूमन बीइंग इज ए यूनिकली प्रोग्राम्ड बॉडी माइंड कॉम्बिनेशन। सही बात है। ये शरीर बुद्धि का एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये शरीर बुद्धि का जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस वर्तमान मोमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट के अलावा कुछ नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है जो आपने मुझसे पूछा कि फिर मैं क्या है। तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण समझते हैं। एक मशीन है, आजकल आधुनिक मशीनें कंप्यूटर से चलने लगी हैं जी। तो आधुनिक मशीनों में जो है वो मोटर्स लगी रहती हैं, उनके अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं, और फिर वो एक कंप्यूटर से अटैच रहता है। और उस कंप्यूटर के अंदर पूरा एक सॉफ्टवेयर आप डाल देते हैं जिसको आजकल AI भी कहते हैं। तो उस कंप्यूटर के अंदर आप सारा सॉफ्टवेयर डाल देते हैं और उसको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे सेंसर के तरंग पकड़ने पर ये सॉफ्टवेयर उसको ऐसे ऐसे संकेत भेजेगा और वो मशीन उस प्रकार से काम करेगी। तो जो मशीन है वो काम करने वाली मशीन, और जो कंप्यूटर है वो उसके सारे सेंसर्स का जितना भी कलेक्शन है, जितना भी सेंसर्स से जो जानकारी जो कंप्यूटर कनेक्ट करता है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने कमांड्स डाल रखी हैं। तो समय आने पर जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति का मूल्यांकन करके वो कंप्यूटर जो है वो उस मशीन को कुछ निर्देश भेजता है, और उन निर्देशों के आधार पर मशीन काम करती है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसी एक मशीन यदि आपके सामने रखी हो तो कभी आपने देखा है कि वो मशीन बोल रही हो कि मैंने किया है? मशीन तो नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती। और जो कंप्यूटर जो निर्देश भेज रहा है वो भी कभी नहीं बोलता कि मैंने किया जी। अब यदि हम मनुष्य के आधारभूत संरचना को, इस फिजिकल फॉर्म जो है हमारा, इसको समझने की अगर कोशिश करें तो ये भी वैसे ही एक यूनिकली डिजाइंड बॉडी माइंड कॉम्बिनेशन। हमारा जो शरीर है वो एक इंस्ट्रूमेंट जैसा है जी। ये जो शरीर है ये सेंस ऑर्गन्स से बना हुआ है। ये सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो समय समय पर जानकारी कलेक्ट करते हैं, जानकारी कलेक्ट करके और ये ब्रेन को देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ध्यान नहीं है और गर्म चाय के कप में आपका हाथ लग जाए, आपको पता भी नहीं है कि आपका हाथ लग गया, इसमें कहीं कोई थॉट की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती। तो तुरंत हटता है। आपको बाद में पता, जब पूरा हाथ हट जाता है बाद में पता चलता है अरे मैं जल गया था और मेरे दिमाग ने इतने तुरंत उसको पकड़ लिया और सेंस भेज दिया, वापस बुला लिया। तो ये एक यूनिकली प्रोग्राम्ड बॉडी माइंड कॉम्बिनेशन है जो परिस्थिति आने पर स्वयं निर्णय लेती है। बॉडी के अंदर, बॉडी का जो एक खुद का इंटेलिजेंस है, जैसे मैंने आपको बताया ना, बॉडी का खुद का इंटेलिजेंस है, और परिस्थिति आने पर ये बॉडी माइंड कॉम्बिनेशन जो है ये अपने हिसाब से निर्णय ले लेता है और काम कर लेता है। अब जो आपने प्रश्न पूछा कि मैं क्या है, ये जो मैं है कि मैं कौन हूं, वास्तव में ये एक प्रश्न ऐसा है जो 99.99% लोगों को कभी छूता ही नहीं है जीवन में।
वो पूरे जीवन भर ये सोचने में लगा रहता है, अच्छा ये लाइट क्या है, ये स्टूडियो क्या है, ये संसार क्या है, ये जीवन क्या है। वो सारे प्रश्न बाहर की तरफ पूछता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में ये प्रश्न हिट करता है, आता है और हिट करता है कि मैं कौन हूं। आप विचार कीजिए कि मैं जो है वो एक ऐसा शब्द है जो सबसे निकट है हर व्यक्ति के सबसे निकट है। मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। सुखी कौन होता है? मैं सुखी होता है। दुखी कौन होता है? मैं दुखी होता है। डिप्रेशन में कौन जाता है? मैं डिप्रेशन में जाता है। ये जीवन भर जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति मैं करता है। लेकिन उसके जीवन में बहुत सौभाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में ये प्रश्न आ जाए कहीं से कि मैं कौन हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर यदि हम ढूंढने जाएंगे, आप स्वयं से एक बार पूछ के देखिए कि मैं कौन हूं। मैं तो कुछ नहीं हूं। तो बहुत बार लोगों से जब पूछेंगे कि सब मैं कौन हूं, तो वो बोलेगा कि मैं शांतनु देव हूं या मैं त्रिवेश लोधी हूं। ये तो तुमको नाम दिया है संसार ने। अगर शांतनु ही नहीं होता तो और कुछ होता, रामदयाल हो सकता था, तो आप तब रामदयाल होते, है ना। तो नाम से अपने आप को जोड़ लेते हैं, है ना। फिर मैं का उत्तर अपन जैसे सामान्य भाषा में कभी किसी से अचानक पूछ भी लें तो वो बिल्कुल भी आत्मविश्वास से उत्तर नहीं दे पाता। मैंने बहुत से लोगों से पूछा है कि आप बताइए, आप अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूं और क्या उत्तर आता है मुझे बताइए। तो वो कहता है मैं शरीर हूं, मैं बुद्धि हूं। मैं उससे पूछता हूं कि आप शरीर हो, तो उसको नकार देता है, नहीं मैं शरीर नहीं हूं। फिर मैं उससे पूछता हूं अच्छा तुम आपके बुद्धि हो जी। तो मतलब उसके पास कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं है कि मैं कौन हूं। अब इसके 4 प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, देखिए आप जी। जब मेरा हाथ दुखता है तो मैं बोलता हूं यार मेरे हाथ में आज बहुत दर्द है, तो मैं अपने शरीर का मालिक बन जाता हूं जी। फिर किसी दिन मैं कहता हूं कि यार मैं तो आज बहुत थक गया हूं, उस दिन मैं साक्षात शरीर बन जाता हूं। फिर कभी कभी अपन दोस्तों से कहते हैं यार तू मेरा दिमाग खराब मत कर, मेरा दिमाग खराब मत कर। मतलब वो विचार करने वाला जो प्रोसेस है आपके अंदर, आप उसके मालिक बन जाते हैं, मेरा दिमाग खराब मत कर। और फिर किसी दिन आप कहते हैं मैं बहुत अच्छा विचार करता हूं, तो आप स्वयं दिमाग हो जाते हैं। तो फिर आप विचार हो कि विचार के मालिक हो, विचार करने वाले प्रोसेस के मालिक हो, आप शरीर हो कि शरीर के मालिक हो। तो जो प्रश्न सबसे निकट है, सबसे जरूरी है, उसका उत्तर जो नहीं खोजते वो कहीं नहीं पहुंचते जीवन में। तो अब आप विचार करो कि मैं कौन हूं। आप कितने ही वर्ष अपने अंदर तक पूछते रहिए कि मैं कौन हूं, 50 साल तक भी पूछते रहेंगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा कभी। तो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं, यानी मैं कुछ नहीं हूं, मैं है नहीं। क्यों नहीं है? देखिए अभी मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं। आप मैं से नीचे जाने का प्रयास करिए जी। मैं से जब नीचे की यात्रा, एक बार मैं से नीचे की यात्रा करते हैं, एक बार मैं से ऊपर तक की यात्रा करते हैं जी। हमारे शरीर के अंदर दिल धड़क रहा है जी, उसमें मैं की कोई भूमिका है क्या? नहीं। हमारे शरीर के अंदर रक्त बह रहा है, इसमें मैं की कोई भूमिका है क्या? नहीं। हमारे शरीर के अंदर लीवर, किडनी, पेट, ब्रेन, इतने सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, इसमें मैं की कोई भूमिका है क्या? नहीं। और नीचे चले जाइए तो ऐसा जो साइंटिस्ट है, वो वैज्ञानिक है, कहते हैं कि हमारे शरीर की कोशिकाएं एक निश्चित समय में नष्ट हो जाती हैं और नई बन जाती हैं। तो आपका ये शरीर पूरा का पूरा कितने ही बार ये मिट चुका है, बन चुका है अंदर ही अंदर। इसमें कोई भूमिका है क्या आपकी? नहीं। मैं की कोई भूमिका? मेरी कोई भूमिका नहीं। अब मैं से ऊपर की यात्रा करते हैं जी, बाहर की, तो ये धरती घूम रही है, इसमें मैं की कोई भूमिका है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारा जो सोलार सिस्टम है वो अपने आप काम कर रहा है, उसमें मैं की कोई भूमिका है? कुछ कर सकते हो उसके बारे में? कुछ नहीं कर सकते। फिर ये जो हमारा प्लैनेट सिस्टम है, ये जिस गैलेक्सी मिल्की वे का हिस्सा है, वो गैलेक्सी भी घूम रही है। सही बात है। तो इस मैं के नीचे मनुष्य को जो सबसे छोटी इकाई है वहां तक का पता है और वो अपने आप काम कर रही है। ऐसे ही ऊपर जो सबसे बड़ी इकाई है, सारा चराचर सृष्टि, अस्तित्व, संपूर्ण अस्तित्व, ये स्वतः घट रहा है। इट्स चेंजिंग एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। घट रहा है मतलब ऐसे घट नहीं ना, बढ़ रहा है मतलब
चेंज हो रहा है, घटित हो रहा है, घटित हो रहा है। तो इसमें मैं की कोई भूमिका है क्या? नहीं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं ये मैं करता क्या है? तो गहनता से आप जब चिंतन करेंगे तो ये मैं दो काम करता है जी। मैं कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, एक तो ये करता है। और जो विचार उठ रहे हैं जी, मैं सोच रहा हूं, है ना, ये दो काम करता है मैं। वास्तव में ये मैं काम नहीं करता, वास्तव में ये क्या करता है? वो जो मशीन है जो काम कर रही है उसके द्वारा करवाता है, कर हुए वो जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था ना, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस मोमेंट इज बिकॉज ऑफ द सीरीज ऑफ हैपनिंग्स। तो इस समय जो कुछ भी घट रहा है उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं केवल इस महासंगीत में एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बज रहा हूं। मेरा जो शरीर बुद्धि का इंस्ट्रूमेंट है वो अपनी भूमिका निभा रहा है, जैसे चराचर सृष्टि अपने आप घट रही है। ये इतना सा शरीर बुद्धि को ये क्यों कंफ्यूजन है कि यही सब कुछ कर रहा है, इसके ही करने से कुछ हो रहा है? दिस यूनिवर्स इज मी सेंट्रिक, आई सेंट्रिक। उसको ये लगता है कि सारी दुनिया जो है ना मेरे लिए बनी हुई है। तो वास्तव में गहराई से चिंतन करेंगे तो हमारे जो मनीषी हैं, जो हमारे ऋषि मुनि जो हमको बता के गए हैं, वो ये क्या बता के गए हैं कि मैं जो है वो केवल एक भाव है जो शरीर बुद्धि द्वारा घटित कार्यों की जिम्मेदारी लेता है, केवल जिम्मेदारी लेता है, वो करता कुछ नहीं है, करता नहीं। हाँ, वो केवल इस इंस्ट्रूमेंट द यूनिकली प्रोग्राम्ड बॉडी माइंड कॉम्बिनेशन, ये जो मशीन है, इस मशीन के द्वारा घट रहे कार्यों की केवल जिम्मेदारी लेता है। अब जब ये जिम्मेदारी लेता है तो जिम्मेदारी लेना तो अच्छा काम है, तो फिर ये कभी दुखी, कभी सुखी, कभी बहुत एक्साइटेड, कभी बहुत डिप्रेस्ड, ये लाइफ हमारी ऐसी जिगजैग क्यों होती है? ये जो प्रश्न आपने पूछा जी, कि स्टेबल क्यों नहीं रहता हमारा जीवन, तो इसलिए नहीं रहता क्योंकि अब इसका जो उत्तर है इसका भी थोड़ा सा और लंबा जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बहुत गहराई से देखें तो ये जो चराचर अस्तित्व है ना, ये न्यूट्रल है बाय इट्स नेचर। तो जब चराचर अस्तित्व न्यूट्रल है तो व्यक्ति भी न्यूट्रल है, व्यक्ति न्यूट्रल है, परिस्थिति भी न्यूट्रल है, और आपकी शरीर बुद्धि द्वारा जो कर्म घट रहा है वो सारे न्यूट्रल हैं। अब इसको हम सिद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे आप कहोगे भाई जब व्यक्ति कैसे न्यूट्रल है, तो जैसे मान लीजिए आप हैं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और चार लोगों के बीच में प्रशंसा करता हूँ जी, और एक कोई दूसरे व्यक्ति हैं वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपके अवगुणों का बखान करते हैं और कहते हैं अरे वो तो बहुत खराब आदमी, उसके साथ तो रहना 2 मिनट बिताना बहुत मुश्किल है, और मैं कहता हूँ मैं आपके साथ घंटों बिता सकता हूँ जी। अब कोई तीसरा आदमी इन दोनों से अलग अलग समय में मिलेगा तो वो आपके बारे में कोई छवि नहीं बना पाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत प्रशंसा कर रहा है जी, दूसरा उसका ही बहुत नकार रहा है कि यार बहुत बेकार आदमी है। तो शांतनु, आप न्यूट्रल हो अपने नेचर में। हमने अपने अंदर खांचे खींच रखे हैं अच्छे बुरे के, आप उस खांचे में फिट होते हो, अच्छे वाले में तो आप अच्छे व्यक्ति हो, बुरे के खांचे में फिट होते हो तो आप बुरे व्यक्ति हो। तो ये न्यूट्रल है व्यक्ति, ऐसी परिस्थिति न्यूट्रल है। कैसे? देखो अभी खेतों में गेहूं लगा हुआ है जी, है ना, और किसानों को लग रहा है पानी ना गिर जाए, वहीं किसी व्यक्ति को पानी की आवश्यकता हो तो वो क्या सोच रहा होगा, अरे पानी गिर जाए। तो किसी के लिए पानी गिरना वो वैसा ही है जैसे कि शहरों में लोग पकोड़े खा लेते हैं, हाँ, बारिश होती है और किसान बेचारा खेतों में रोता रह जाता है। वही तो ये परिस्थितियां, यूनिवर्स, व्यक्ति, ये सब न्यूट्रल है। बिल्कुल आपके द्वारा जो घटित कार्य हैं, ये वॉट एवर इज डन बाई दिस बॉडी माइंड कॉम्बिनेशन, इनको कर्म बोलते हैं, काम बोलते हैं। तो जब भी कोई ऐसा काम, आप जिस समाज में रहते हो, आप जहां पैदा हुए जी, जिस घर में पैदा हुए, जिन परिवार के साथ आप पले बढ़े, आपके मोहल्ला आस पड़ोस के जो मित्र आपके बने, वो आपके चारों तरफ जो सोसाइटी है, आपके चारों तरफ जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, आपने जो शिक्षा पद्धति ग्रहण की है, ये तमाम मिला के इसको बोलते हैं कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। आप बचपन में जब से पैदा हुए हो, जब से होश संभाला है, जब से आपको
जब आप अपने नाम से रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिए, जी। आपको पता चलने लगा कि शानू बोलने पे मुझे ऐसे देखना है, जी। मुझे हंसना है, ये मेरा नाम है। वो जो जब से आप रिकॉग्नाइज करना शुरू किए हो कि इस नाम से मुझे पुकारा जा रहा है और मुझे रेस्पॉन्ड करना है, तब से लेके आज तक आपकी कंडीशनिंग हुई है। ठीक, तो इस शरीर बुद्धि से ऐसा कोई भी काम घटित होता है जो ये समाज ने आपको बताया है कि अच्छा काम है। मैंने आपको बताया हर काम न्यूट्रल है, लेकिन एक काम जो समाज अच्छा मानता है वो यदि इस शरीर बुद्धि से घटता है तो आप कॉलर ऊंचर खड़ी करते हो, तो बोलते गर्वानुभूति करते हो, 20 साल बाद भी स्मरण करते हो तो बड़ा वो हो जाता है, अरे मैंने किया था। सही बात है, ठीक है ना। और वैसे ही यदि कोई ऐसा काम इस शरीर बुद्धि से घट जाता है जो इस समाज ने आपको बताया गलत काम है, तो आप उस काम जब इस शरीर बुद्धि से घट जाता है तो फिर आप बोलते हो अरे यार ये मेरे से क्यों घट गया यार, अरे रे ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आप पछताते हो तो आपको गिल्ट होता है, 20 साल बाद भी आप उस काम को याद करते हो तो आपके मन के अंदर गिल्ट होता है और आप बोलते हो, फिर आपके जीवन में जो भी घटता है आप उससे ही कनेक्ट करते हो, अरे ऐसे ऐसे किया था इसलिए हो रहा है मेरे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एवरीथिंग इज न्यूट्रल। अब वो अप्स एंड डाउन्स जो जीवन में आते हैं, तो आपके मैं जब ऐसी काम की जिम्मेदारी लेता, जिम्मेदारी तो सबकी लेता है, तो इस शरीर बुद्धि से ऐसा कोई काम घट जाता है जिसके कारण आपकी बड़ी वो होती है तो आप गर्वानुभूति करते हैं। तो ये मैं जब जिम्मेदारी लेता है तो एक दिन ये आपको हिमालय की चोटी पे पहुंचा देता है और आप बड़े प्रसन्न होते हैं, हो जाते हैं, और एक दिन वो आपको नीचे गिरा देता, नीचे ले जाता है, खाई में ले जाता है। ये मैं जो है ये इल्यूजनरी है, मैं नाम की कोई चीज नहीं है। मैं एक भाव है जो अस्तित्व में घट रही सारी घटनाओं का नहीं, लेकिन इस पिंड द्वारा किया हुआ काम जो है, किए हुए कामों की जिम्मेदारी लेता है। एक तो ये, और दूसरी जिम्मेदारी लेता है वो जो कंप्यूटर है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर बढ़ा हुआ है, जो आपकी कंडीशनिंग हुई है। आपके मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं जी, वो आपकी कंडीशनिंग के कारण आते हैं। और कंडीशनिंग डिसाइड करती है कैसे कैसे विचार आपके मन में आने वाले हैं। बिल्कुल। तो वो जो विचार अपने आप आपके मन में आ रहे हैं, और वो विचार भी मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन विचार कर रहा है तो यही बोलता आदमी मैं विचार कर रहा हूँ। लेकिन अभी गहराई से आप इस बात का चिंतन करेंगे तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप विचार करता है तो अगले 2 मिनट बाद आप क्या विचार करेंगे, आप बता सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे तो नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में सोने के पहले अचानक हमारे मस्तिष्क में कोई विचार आ जाता है जी, और वो विचार की जैसे कहानी शुरू होती है तो वो हमको पता नहीं कहाँ ले जाता है। विचार की कहानी चलते 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 और वैसी स्थान पर पहुंच जाती है जिसका कोई लेना ही देना नहीं है। और कभी कभी हम अपने आप पे हंस पड़ते हैं, अरे ये मैं क्या सोच रहा था। तो आपको अपने विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये मैं केवल 2 ही काम करता है। वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की भी जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है और इस मशीन द्वारा जो घट रहे काम है उनकी भी जिम्मेदारी ले लेता है। और जैसे ही वो जिम्मेदारी लेता है तो उससे जुड़ा हुआ जो समाज का भाव है, ये अच्छा काम, ये बुरा काम, उसके कारण व्यक्ति अप एंड डाउन फेस करता है, सफरिंग्स फेस करता है लाइफ में। ये मैं की पूरी कहानी है। हम निष्कर्ष पे पहुंचे कि एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय इटसेल्फ। तो आप मेरे से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई साहब जो सब कुछ अपने आप घट रहा है और जो कुछ भी घट रहा है उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं कल 10 लोगों की हत्या कर जाऊं? ये प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर ये है कि करके देखिए। मैं आपको एक रिवॉल्वर देता हूँ और आपको बोलता हूँ घनघोर जंगल में 10 लोगों को जाके आप मार के आओ, किसी को पता ना चले, आके बंदूक मुझे दे देना, मैं बोल दूंगा मैंने मारा है, और पाप पुण्य की भी सारी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। और इस भौतिक संसार में उस जो कानून है हमारे देश का, उसके मुताबिक जो भी सज़ा मिलेगी वो भी मैं अपने सर पर लेने वाला हूँ, ले लूँगा। क्या आप जाके 10 लोगों को मार सकते हैं मेरे कहने से? नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशनिंग है, आपकी प्रोग्रामिंग है बचपन से। फिर दूसरा आप ये कह सकते हो कि भाई साहब जब अपने आप सब कुछ घट रहा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मैं तो कल से सोता हूँ, सुबह से शाम तक सब अपने आप घट ही रहा है, मुझे किस बात की चिंता, सब अपने आप घटता ही रहेगा, फालतू बेतरी क्यों मेहनत कर रहा हूँ।
दुकान खोलना, नौकरी करना, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर सफलता के लिए लगी हुई है। तो मैं फिर बोलूँगा आपको कि करके देख लो। आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज यू आर एनर्जी। व्हाट इज द नेचर ऑफ एनर्जी? द नेचर ऑफ एनर्जी इज टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय समथिंग। द एनर्जी इटसेल्फ कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय समथिंग। वो फॉर्म चेंज कर देती है वो चीज़ों का। सही बात। इसी में ही अस्तित्व के उत्पत्ति का प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है, जो आज के साइंटिस्ट, जो हमारे मनीषियों ने हजारों वर्ष पहले ढूंढ लिया था, वो बिग बैंग थ्योरी, कि देयर वाज ए पोटेंशियल एनर्जी एंड बिकॉज द नेचर ऑफ एनर्जी इज टू चेंज द फॉर्म, दिस पोटेंशियल एनर्जी वन डे चेंज इट्स फॉर्म, उसने अपने स्वरूप को बदल दिया और ये जो एग्जिस्टेंस है, ये मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्ट हो गया। एनर्जी तो अपना रास्ता ढूंढती है भाई साहब, उसको। तो आप एक एनर्जी हैं, तो आपको अगर बोल दें कि सुबह से शाम तक आप तो पड़े रहो, कुछ मत करो, आप कर ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं। तो आपकी कंडीशनिंग जो है ना, वो आप एक प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि जब आपने भाई सब बता दिया कि सब कंडीशनिंग के कारण होता है और ये है वो है, बचपन से हम किसी नया बच्चा मतलब नया शिशु पैदा होता है तो उसकी कंडीशनिंग हम उस प्रकार करें तो देख लीजिए ना आप समाजों में कितना अंतर है। हाँ, अलग अलग समाज। हाँ, वही मुस्लिम समाज में जैसे मान लीजिए पूरी दुनिया के अंदर एक वो कि मार डालते हैं लोगों को, और मारने के बाद वो गर्वानुभूति करते हैं कि काफिर को मार के हमने पुण्य प्राप्त किया है। वो कहते हैं जिहाद है, जिहाद है। और वहीं यदि भारत में कोई पैदा हुआ है और सनातन धर्म में पैदा हुआ है तो वो चींटी भी मर जाए, चींटी तो वो कहता अरे मेरे से बहुत बड़ा पाप घट गया। जैन धर्म में तो क्षमा, हाँ, जैन धर्म में अहिंसा को बात बताते हैं। तो ये सब कंडीशनिंग के कारण हो रहा है। तो आप यदि चाहें तो भी कंडीशनिंग नहीं रोक सकते, अब बदल सकते हैं थोड़ी बहुत। अभी हमने देख लिया कि मैं की वजह से सफरिंग आती है, पर जब हम इस मैं की वजह से जो सफरिंग आ रही है इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के आएंगी जिनसे हम इस सफरिंग से और मैं दोनों से बच सकें? बिल्कुल। तो जैसा अभी हमारी जो बातचीत चल रही है इसमें बहुत बार हम वहीं वापस पहुंचेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। तो बार बार उसको बोलना पड़ता है क्योंकि उस चीज़ से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जी। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन दिस मोमेंट, इस पल में जो कुछ भी घट रहा है वो बहुत सारी पुरानी घटनाओं के कारण घट रहा है। और वो जितनी भी पुरानी घटनाएं थी उसमें से बहुत सी घटनाओं में हमारी भूमिका भी नहीं थी। मान लीजिए मुझे यहाँ आना था, सही बात है, तो और रास्ते में कोई पुलिया टूटी हुई है तो मुझे रास्ता बदल के आना पड़ा, तो मैं आधा घंटा यहाँ आया। आधा घंटे पहले जो घटना था वो आधा घंटा लेट हो गया। इससे ही मेरे जीवन में और आपके जीवन में कितना परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। सही बात। तो जब आप इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये जो चराचर अस्तित्व है ये घट रहा है जी, और इसमें मैं की कोई भूमिका नहीं है, मैं केवल एक भाव है जो ये करे कराएगी केवल जिम्मेदारी लेता है जी। ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि एवरीथिंग इज हैपनिंग और एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस। ओके, एंड द मी हैज नथिंग टू डू विद वॉट एवर इज डन बाई दिस बॉडी माइंड कॉम्बिनेशन। ये दो बातों से आप जब इस नतीजे पे पहुंच गए तो तीसरा भाव जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। मी और जो आई है ना वो किसी बात के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है जिसको आप स्वयं मानते हो जी। मैं। तो जब उदाहरण के लिए यदि टीवी पे आप भारत पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, आप भारतीय हैं, आप चाह रहे हैं कि भारत जीत जाए, लेकिन भारत हार रहा है, आप कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जब मैच खत्म हो जाएगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है भैया क्या कर, हार गए या जीत गए, जो हार गए या जीत गए जो भी। तो कोई भी ऐसी बात जो आपके हाथ में नहीं है जी, आप उसके बारे में क्या करते हैं? मान लीजिए बारिश होने वाली है, आप नहीं चाह रहे कि बारिश हो, बारिश हो गई, सही बात है, अब क्या करोगे? स्वीकार कर सकते हैं, सिर्फ उसको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्टेंस। तो व्हाट इज सफरिंग?
भोगना क्या है, कष्ट क्या है? होल्डिंग एंड पुशिंग द मोमेंट, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग द मोमेंट इज सफरिंग। जी। इस वर्तमान पल में जो कुछ घट रहा है उसको पसंद करना या ना पसंद करना, ये दोनों सफरिंग है। सफरिंग है। जब जो कुछ भी इस पल में घट रहा है उसको जब आप पसंद करेंगे तो सफरिंग नहीं तो होगी। आप खुश होंगे जी। कहीं ना कहीं, लेकिन बैकग्राउंड में आपको एक भय रहेगा, ये समय समाप्त ना हो जाए, ये सुख के पल ऐसे ही चलते रहे। सफरिंग का मेन कारण भय। तो आप एंजॉय तो कर रहे हो इस पल को कि नहीं, ये तो ये पल मुझे पसंद है, पर जाना ये जो नहीं परिस्थिति है ये बिल्कुल मेरे ही मुताबिक है, छोड़ना लेकिन नहीं ये चाहते। परिस्थिति चली ना जाए तो सफरिंग है। तो आप क्या कर रहे हो इस पल को? यू आर लाइकिंग दिस मोमेंट एंड बिकॉज ऑफ द लाइकिंग यू वांट टू होल्ड दिस मोमेंट। ऐसे ही डिसलाइकिंग का है, परिस्थितियां आपके बिल्कुल विपरीत है, अनुकूल नहीं है आपके, आपको बड़ा दिक्कत हो रही है, कष्ट हो रही है, परेशानी में हो आप क्या कह रहे हो? यार ये पल जल्दी से चला जाए। अब कष्ट में हो, भय में हो, डर रहे हो आप, और ये क्या होगा? तो यू वांट टू पुश दैट मोमेंट, आप उस पल को जल्दी से चाहते हो कि बीत जाए। सो होल्डिंग, liking and disliking and holding and pushing the moment is suffering. What is non-suffering? Accepting the moment. जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसको वैसे ही का वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए। वैसे ही का वैसा एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको सफरिंग नहीं होगी। एक्सेप्टेंस इतना सरल भी नहीं है। हाँ, एक्सेप्टेंस का क्या है? एक्सेप्टेंस की परिभाषा अगर आप गलत तरीके से ले जाएंगे, गलत दिशा में, तो दिक्कत हो जाएगी। अभी आपको लट्ठे लेके आके कोई मारने खड़ा हो जाए, मैं ही मान लीजिए लट्ठे लेके आपको सिर में मार दूं, आप कहोगे वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस मोमेंट, मुझे तो एक्सेप्ट लगा भैया, 4 मार रहा 10 मार ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्टेंस इसको नहीं बोलते। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी एक कंडीशनिंग हुई है बचपन से लेके अभी तक, तो जब भी कोई परिस्थिति आएगी, ये शरीर बुद्धि जो है उस परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करेगा जी, और वो निकल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, 2 व्यक्तियों को उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति है, वो बहुत ही स्मार्ट है, उसको हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके निकलना आता है। उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई मुंबई के अंदर, और उसको आज ही बॉम्बे जाना है, और वो हमेशा AC फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करता है, लेकिन उसको रिजर्वेशन नहीं मिला किसी भी परिस्थिति में जी। अब वो गया रेलवे स्टेशन और सीधा AC फर्स्ट क्लास में घुस गया, क्योंकि उसको जुगाड़ करनी आती है। उसने कहा चलो TC से बात कर लेते हैं, मिल जाती हैं, ले दे के हो जाएगा, कहीं कोई सीट खाली होगी, कैसी कैसी कर ही लूँगा, मैं तो कितनी बार किया है। वो जाता है और सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयत्न करने के बाद भी वो विफल हो जाता है। विफल होने के बाद वो आता है अपने उसमें जनरल डिब्बे में बैठता है, और 8 घंटे की यात्रा करते समय वो पूरे समय कोसता रहता है ईश्वर को, परिस्थितियों को, सरकार को, डब्बे में बैठे हुए लोगों को। वो स्वीकार नहीं कर पाता कि मैं जनरल के डब्बे में बैठ के जा रहा हूँ। तो क्या वह अपनी सफरिंग को इंटू 4 नहीं कर रहा? ठीक। और वही का वही व्यक्ति, यदि उसकी कंडीशनिंग हुई है कि वॉट एवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, लेकिन वो प्रयत्न करेगा उस परिस्थिति से निकलने के लिए, वो जाएगा TC के पास, सारी जुगाड़ करने की कोशिश करेगा, सारे प्रयत्न करने की कोशिश करेगा, प्रयत्नों में विफल होने के बाद भी जो जनरल के डिब्बे में बैठेगा और बोलेगा वॉट एवर इज हैपनिंग बाई इट सेल्फ, और बिकॉज ऑफ द प्रीवियस हैपनिंग्स आई हैव नथिंग टू डू इन दिस मोमेंट, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब वो एक्सेप्टेंस से बैठ जाएगा, आराम से निकल जाएगा, आराम से उसका श्वास निकल जाएगा। ऐसा ही दूसरा व्यक्ति है, उसको कभी भी कोई जुगाड़ करनी नहीं आती, भोला भाला आदमी है, वो जाता है सीधा जनरल के डिब्बे में बैठ जाता है, लेकिन 8 घंटे गालियां देता है, वो भी अपनी सफरिंग को 4 गुना बढ़ा रहा है। और वही का वही व्यक्ति एक्सेप्टेंस के साथ भी बैठ सकता है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोग्रामिंग काम करना बंद कर देगी, नहीं, आपकी प्रोग्रामिंग वैसी की वैसी बात करेगी, बट डीप इनसाइड अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे कि वॉट एवर इज हैपनिंग बिकॉज द एग्जिस्टेंस हैज डिसाइडेड दिस टू हैपन लाइक दिस। हम लोगों के बीच में जो बात हो रही है अभी, जो पॉडकास्ट हो रहा है, ये कैसे शूट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, सही बात, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है?
क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इसको ऐसा ही होना था जी। Whatever is happening right in this moment has to be happened like this, ऐसे ही होना था इसको। आप तिनके की एक नोक के बराबर कुछ चेंज नहीं कर सकते जो हो रहा है उसमें। तो हमारी जो कंडीशनिंग है, इसलिए मैं कहता हूं कि चेंज योर कॉन्सेप्ट, चेंज योर लाइफ। आप यदि इस कॉन्सेप्ट से जिएंगे कि मैं ही कर रहा हूं, मेरे ही करने से होता है, मैंने पाप कर दिया, मैंने पुण्य कर दिया, और मैं तो पिछले जन्म के बहुत सारे पापों के कारण मैं इस जन्म में ये जन्म लिया और ये सफरिंग हो रही है, ये सब, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रुथ क्या होता है? एनीथिंग, कोई भी ऐसा विचार या भाव जिस पर दो लोग राजी और गैर राजी हो सकते हैं, उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और ट्रुथ किसको बोलते हैं, सत्य किसको बोलते हैं? सत्य वो जिसको कभी कोई नहीं नकार सकता, बदल नहीं सकता, परिभाषित भी अपने शब्दों में नहीं कर सकता, उसको ट्रुथ बोलते हैं। तो अपने जीवन के कॉन्सेप्ट आप चेंज कर लो, अपनी कंडीशनिंग बदल लो। हम जो अभी बात कर रहे हैं जी, अगर इसका 10% भी आप राजी होते हैं मेरी बातों से, तो कहीं ना कहीं आपकी रिकंडीशनिंग हो रही है इसको, इस पॉडकास्ट के माध्यम से। और जो लोग भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, अगर उन्होंने लाइफ को लेके, सफरिंग को लेके, मैं जो कर रहा हूं उसको लेके, ये सब कैसे घट रहा है, क्यों घट रहा है, 20% 25% भी यदि उसके कॉन्सेप्ट्स में फर्क आ गया तो उसकी कंडीशनिंग बदल रही है। इसको री इंजीनियरिंग कह सकते हैं। हाँ, इनर इंजीनियरिंग जो बोलते हैं, यही है। फिक्स योर वाइब्स फ्रॉम इनसाइड एंड चेंज द वर्ल्ड। हम जीवन भर बस बाहर क्या हो रहा है वो देखते रहते हैं, उसके कारण जो अंदर घट रहा है, घटता सब अंदर है, उसको नहीं देखते। तो दिस बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट जो है ना, इसके अंदर जो मैं का भाव है, उस मैं के भाव के पास एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। मी और आई डू नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं। अभी हम बात कर रहे थे कि मैं और मी जैसा कुछ होता नहीं है, मी एंड आई जैसा कुछ होता नहीं है। कॉन्सेप्ट कह लें या विचार कह लें, पर अभी जैसे हम लोग बैठे हुए हैं तो मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं जी। तो इसमें कहीं ना कहीं तो मैं फिर भी आ ही रहा है। हाँ, तो ये मैं है कहाँ? यानी कहीं तो है ये मैं। बिल्कुल। तो ये यानी कहीं सेकंड पर्सन मेरे साथ में है जो मुझे ऑर्डर दे रहा है, हाँ, जो हमें दिख नहीं रहा है, कुछ इस तरीके से है क्या? कुछ ऐसा एक प्रसंग याद आ गया मुझे। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, निसर्गदत्त जी महाराज जी। तो वो जब परम अवस्था को प्राप्त हो गए थे, तो आने के बाद जब लोगों से बातें करने लगे तो उनकी बातों का वो डेप्थ ही बदल गई। तो जो वो सत्संग करने जहाँ जाते थे, भजन करने जाते थे, तो वो जितने लोगों से भी परिचित थे, वो लोग उनसे धीरे धीरे और आकृष्ट होने लगे, उनसे प्रश्न पूछने लगे, और उनको उत्तर ऐसे समाधानात्मक उत्तर मिलने लगे कि उनके यहाँ भीड़ बढ़ने लगी, विदेशों से लोग आने लगे। तो एक सज्जन उनके पास आया और वो बोले कि आप जो कुछ भी बता रहे हो सब बकवास है, आई डू नॉट एग्री विद एनी ऑफ योर कॉन्सेप्ट जी, और ये सब झूठ है, आप जो सब झूठ बता रहे हो, मैं आपसे एक भी बात पर राजी नहीं हूँ। तो निसर्गदत्त जी महाराज बोलते हैं कि अल्लाह ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और कॉन्सेप्ट से कोई राजी भी कर सकता है, कोई डिसएग्री भी कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, मुझे प्रसन्नता है कि आप डिसएग्री हो मेरी बातों से, लेकिन आप हो इसको आप डिनाई कर सकते हो क्या? आई एम, मैं हूँ, इसको डिनाई कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो कहता हाँ, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता। ये सफरिंग का जो कारण एक और जो है, वो हमारा जो मैं है जी, उसको गलत जगह सिचुएटेड कर रखा है। थ्योरी रहती है तो एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट थ्योरी होती है। जैसे मान लीजिए गिलास है, इस गिलास को मेरी आंखें देख रही हैं, ये फर्स्ट ब्रिज है, ठीक। यदि मैं अपने आप को इस ब्रिज में खड़ा करता हूं, मैं अपने मैं को यहां स्थापित कर देता हूं, तो मैं कौन हो गया? आंखें हो गया, मैं सेंस ऑर्गन्स हो गया, अपने शरीर के जितने भी सेंस ऑर्गन है। अभी इस एग्जांपल में जैसे आपने कहा मैं आंख हो गया हूं। अब ये आंख वन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स है, 5 सेंस ऑर्गन्स से हमारी बॉडी बनी हुई है जी। तो बॉडी जो है वो सेंस ऑर्गन्स के बिना कुछ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। वो कुछ रिसीव ही नहीं करेगी, तो बॉडी के होने का कोई औचित्य ही नहीं है।
तो यदि ये सेंस ऑर्गन्स और बॉडी के बीच में मैं अपने आप को स्थापित कर लेता हूं, मैं को स्थापित कर लेता हूं, तो मैं बॉडी हो जाता हूं जी। ठीक। अब ये सेंस ऑर्गन्स और बॉडी जितने भी प्रकार के जानकारी कलेक्ट कर रही है, इस जानकारी को ब्रेन प्रोसेस करता है और उसके बाद शुरू होता है थॉट्स का। अगर ये बॉडी और थॉट्स के बीच में हम अपने आप को स्थापित कर देते हैं, अपने मैं को स्थापित कर देते हैं जी। तो हम अपने आप को विचारक मानने लगते हैं ठीक। तो पहले हमने अपने मैं को स्थापित किया, तो आईने में हम अपने शरीर को देख रहे हैं तो हम कहते हैं अरे मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूं, है ना। तो अब बहुत थोड़ी गहराई से इसका चिंतन यदि करेंगे तो इस मस्तिष्क के बाद, थॉट्स के बाद भी एक और एंटिटी है, एक और ब्रिज है। वो क्या है? तो यहाँ हाँ, इसके बाद दूसरी थ्योरी लागू होती है। ये तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वॉट एवर विच कैन बी परसीव्ड और विच कैन बी चेंज्ड इज नॉट यू। आप वो नहीं हो जिसको परसीव किया जा सकता है, और जो चेंज हो रहा है, जो बदल रहा है, वो आप नहीं हो। बदल क्या कह रहा है? आप देख लिया, आपका शरीर पूरा बदल गया बचपन से लेकर अभी तक, आप नहीं हो। आपके विचार बचपन से लेकर अभी तक आप बदल गए, चेंज हो गए, आप नहीं हो। एक दिन ये शरीर और ये विचार करने का प्रोसेस भी शरीर के साथ वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो सदा नहीं रह सकता वो आप नहीं, थ्योरी नंबर 1 है। और वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वाली, वॉट एवर विच कैन बी परसीव्ड इज नॉट यू, वाट कैन नॉट बी परसीव्ड फर्दर इज यू। अब आपने कहा ना युवाओं के हिसाब से, तो अपन बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं। इस गिलास को देख रहा हूं मैं, तो ये देखा जा रहा है, और मैं इसको देख रहा हूं तो मैं देखने वाला हो गया। तो जो देखा जा रहा है वो मैं नहीं हो सकता, जो देख रहा है वो मैं हो सकता हूं। इस चेन को यदि हम उल्टा रिवर्स करते करते ले जाएंगे, तो ये आंख इस गिलास को देख रही है जी। इस आंख, ये आंख को कोई नहीं देख सकता, माइंड देख सकता, माइंड देख रहा है ठीक। आपके मन में कोई विचार आते हैं, आप उनको देख सकते हैं कि नहीं? माइंड देख सकता है। आप देख सकते हैं क्या? आपके मन में अभी कोई विचार आया तो आप बोलते हैं अरे यार ये क्या विचार आया, ऐसा तो मैं विचार नहीं करता। मान लीजिए ऐसे ही रोड पे चलते चलते अचानक आपने चॉकलेट देखी और आपके मन में चोरी का विचार आ गया, आप उसको देख पाते हो कि नहीं? देखते। आप उसको इसलिए देख पाते हो क्योंकि बाद में आप मूल्यांकन करते हो उसका कि करना है कि नहीं करना, कि यार ये विचार मैंने सही किया था कि गलत किया था। तो यू कैन सी द आई सीइंग दिस ग्लास। आप अपने शरीर को देख सकते हो, आप अपने शरीर के द्वारा घटित कामों को देख सकते हो, उसका मूल्यांकन कर सकते हो, है ना। ऐसे ही दिमाग जो कुछ भी करता है, सोचता है, विचारता है, ये सब आप देख सकते हो। वो जो अंतिम देखने वाला है, जिसको फर्दर नहीं देखा जा सकता, वो आप हो। वो क्या है? अभी शांतनु जी, ये पंखा आपकी आवाज कर रहा है, सुनिए आप, आवाज कर रहा है ना। हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं, क्या इस पंखे की आवाज मेरे ये बताने के पहले कि ये पंखा आवाज कर रहा है आपके कान में गई क्या? मैं आप पे फोकस कर रहा था। हाँ, नहीं गई ना। क्यों नहीं गई? कान तो आपके बंद नहीं है, ये पंखा पूरे समय आवाज कर रहा था। तो कुछ तो है ऐसा जिसकी अनुपस्थिति में यू कैन नॉट हियर, आप सुन नहीं सके। वो जो उपस्थिति है वो है मैं, वो आप हो। वो जो कॉन्शियसनेस है वो आप हो, वो जो अवेयरनेस है वो आप हो। अभी तक हमारी जितनी भी बात हुई वो सब बुद्धि को समझने वाली बात थी, वो सब समझ में आ रहा था। आइदर यू डिसएग्री और एग्री विद मी, मगर वो वहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए वो फिर भी आपको ऐसे लगे हाँ एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति बात कर रहा है। इसके बाद की जो बात है, ये बात अब चल रही है कॉन्शियसनेस वाली, कि यू आर नॉट द वन हु इज थिंकिंग, you are not the one who is doing, you are not the body, you are not the mind, you are not the thoughts, you are not the emotions, you are not the reactions of the emotions, you are the one who is present all the time। बचपन में भी वो था,
उसने आपकी युवावस्था को भी देखा, वो आपकी प्रौढ़ावस्था को भी देख रहा है, वो आपकी वृद्धावस्था को भी देखेगा। और वो एक ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, किसी बात से, परिस्थितियों से नहीं बदलता, लोगों से नहीं बदलता, विचारों से नहीं बदलता, इमोशंस से नहीं बदलता, रिएक्शन से नहीं बदलता। वो क्या है? वो मैं हूं, वो आप। और उस में अपने मैं को स्थापित करना, जब आप अपने आप को आईने में देखते हो तो मैं हूं शरीर में स्थापित कर लेते हो। जब आप कोई बहुत अच्छा आइडिया लेके आते हो तो उसमें अपने आप तो वो विचार करने की प्रोसेस में आप अपने आप को मैं को स्थापित कर लेते हो। तो जो अल्टीमेट फ्रीडम है, अल्टीमेट फ्रीडम है, जो पूर्ण स्वतंत्रता है, वो मैं को समाप्त करने में नहीं है, मैं को रखने में है, वो मैं को सही जगह स्थापित करने में है। अब वो कैसे स्थापित होगा? इसकी पद्धतियाँ, प्रक्रियाएं ये भगवान बुद्ध ने बताई हैं, भगवान महावीर ने बताई हैं, ओशो ने बताई हैं, निसर्गदत्त महाराज ने बताई हैं, रमेश बालशेखर ने बताई हैं, पापा जी ने बताई हैं। ढेरों मनीषी, ढेरों तपस्वी, साधक, तो जिसको कठिनाई से मिलता है वो कहता है कि इसके लिए घोर साधना करनी पड़ती है, और जिसको बिना साधना के मिल गया है वो ऐसे अनुभव भी बताते हैं कि इसको प्राप्त करना एक क्षण के बराबर है। क्षण मतलब सेकंड का 46,000 हिस्सा बताते हैं उसको। रमन महर्षि को ऐसे प्राप्त हो गया था। तो उनके जो शिष्य हैं पापा जी, जिनका आश्रम था लखनऊ में, वो कहते हैं कि इसको प्राप्त करना एक क्षण में प्राप्त होता है ये। अच्छा, इसके लिए कोई साधना, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। और जिनको कठिनाई से मिला है वो बहुत साधना थक हार के करने के बाद उनको भी अंत में वो एक सेकंड में ही मिलता है, लेकिन वो प्रयत्न करते 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 शायद संभवतः उस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इसको ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तव में उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये शब्द ही गलत है कि उसको प्राप्त किया जा सकता है। वो तो घटित होता है ना। आप जो हो जी, आप अभी इतने वर्षों से अपने आप को शरीर मान रहे थे जी, तो आप शरीर हो, शरीर को आपने प्राप्त कर लिया क्या? शरीर तो है और नहीं कर लिया। आपने शरीर को जान लिया? नहीं, आप शरीर हो, शरीर ऐसा आप मान के चल रहे थे। आप विचार करने वाले हो या आप मान के चल रहे थे। तो वास्तव में आप जो हो वो आप हो सकते हो। यू कैन नॉट गेट योर सेल्फ, यू कैन ओनली बी योर सेल्फ। आप जो वास्तविक हो, जो वास्तव में हो, वो आप हो सकते हो। अभी आपके जितने भी भ्रम हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं विचार करने वाला हूँ, मैं काम करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये जितने भी नोशंस हैं, ये जितनी भी धारणा है स्वयं के बारे में, जो गलत धारणाएं आपने बना रखी हैं स्वयं के बारे में, ये सारी धारणाएं जब बहुत गहराई से जड़ कर चुकी हैं, ये मैं जड़ के उखड़ के जिस दिन फेंका जाएंगी उस दिन आप वही बचोगे जो आप वास्तव में। द प्योर कॉन्शियसनेस, द प्योर अवेयरनेस which is always the same, which cannot be created, which cannot be destroyed. अब एक नॉर्मल आदमी जो है, जो ये पॉडकास्ट देखेगा, तो हो सकता है कि वो 3 पॉइंट 4 पॉइंट उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि ये बहुत सारा कुछ बता दिया है। एक सिंपल वे में अगर आप सामने वाले को बताएं कि कोई 20 साल का लड़का है जो एक 12th पास कर चुका है, अपना ग्रेजुएशन करने वाला है, लाइफ में अपने आप को सेटल से मतलब ये है कि वो एक पीस चाहता है, एक पेस चाहता है, साथ में ग्रोथ भी चाहता है, तो किस तरीके से अपना इंजीनियरिंग कर ले कि उसकी ग्रोथ हो जाए। बिल्कुल। तो आप एक 4 किलोमीटर पहाड़ पे यदि चढ़ना चाहें तो एक 10 किलो का थैला आपके कंधे पर रख के चलना चाहेंगे कि बिना थैले के रख के चलना चाहेंगे? जितना वजन कम रहे, कम रहे, वजन रहे ही ना तो वजन ना ही रहे तो और अच्छा। तो आप अपने यदि शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो क्या कहते हैं लोग कि आप डेली कुछ ना कुछ फिजिकल कीजिए। जिम नहीं जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं जा सकते तो योग है, प्राणायाम है, और भी कुछ रनिंग बिना रनिंग ही कर लो, कुछ ना कुछ, मतलब हमारा बॉडी एग्जॉस्ट हो जाए, कुछ करना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। वैसे ही यदि हम अपने मानसिक स्तर पर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक्चुअली क्या है, हमारा जो फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा हुआ है पूरा बाहर की तरफ जी, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा हुआ है।
तो मेडिटेशन करें आप। मेडिटेशन जब आप करेंगे तो मेडिटेशन करने का एक बहुत ही सरल और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित जो प्रोसेस है उसको विपस्सना कहते हैं जी। तो आप एक कूल एंड काम जगह पर बैठिए और एक ऐसे पोस्चर में बैठिए जिस पोस्चर में आप बहुत आराम से थोड़े लंबे समय से बैठ सकते हैं, इरिटेशन नहीं हो, और अपनी श्वास पर ध्यान लगाइए बस जी। श्वास ऊपर जा रही है, श्वास नीचे जा रही है, श्वास ऊपर जा रही है, श्वास नीचे जा रही है, बस इसको देखना है आपको। इस प्रोसेस से क्या होगा, जब आप श्वास पर ध्यान लगाएंगे जी। तो थोड़ी देर बाद आपको ध्यान में आएगा कि ये पंखे की आवाज़ भी मुझे डिस्टर्ब कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद वो आपको ध्यान में आएगा कि यार घड़ी की टिक टिक भी मुझे परेशान कर रही है जी। और इस परिस्थिति में भी और मोटरसाइकिल की आवाज़ निकल रही है हो रही है वो भी मुझे परेशान कर रही है। धीरे 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 आप करते 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 सबसे पहले जीवन में आपका परिवर्तन जो आएगा वो ये आएगा कि एक दिन आप इस पंखे की आवाज़ को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, उस घड़ी की टिक टिक को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और मोटरसाइकिल की जो आवाज़ आ रही थी उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे आपके लिए जब आप ध्यान कर रहे होंगे, एक्सेप्टेंस बढ़ेगा आपका। दूसरा, जब आप श्वास पर ध्यान लगा रहे होंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 30 सेकंड बाद फिर विचार आने लगेंगे। कहो तो आपको 2 मिनट तक पता ही ना चले कि आप श्वास पर ध्यान लगा रहे थे और विचार चलते रहे। 2 मिनट बाद फिर आपको ध्यान आएगा, अरे मैं तो श्वास के ऊपर ध्यान लगाने बैठा था, ये क्या मैं विचार करने लगा। तो प्रारंभ में आपको 30 सेकंड आप फोकस कर पाओगे श्वास के ऊपर, 2 मिनट आपके विचार में चले जाएंगे, फिर 2 मिनट बाद आपको याद आएगा, फिर 30 सेकंड आप, तो धीरे धीरे ये जो आप श्वास के ऊपर 30 सेकंड ध्यान लगा रहे थे, फोकस रख रहे थे, ये गैप बढ़ेगा जी। और ये भूल जा रहे हो आप बार बार कि मैं श्वास पर ध्यान लगा रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी घटेगी। आपको बार बार स्मरण, जल्दी जल्दी स्मरण आने लगेगा कि मैं श्वास पर ध्यान लगाने बैठा था, और वो जो गैप था जिसमें थॉट्स आते थे आपको, वो कम हो जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएंगी। तो 3 चरण में यदि मैं आपको बताऊं तो पहला चरण, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन योर फोकस। जो पूरे संसार में बिखरा पड़ा हुआ है, जो विचारों को अपनी यात्रा पूरी कर लेने देता है, उस फोकस को ट्रेन करिए कि वो एक जगह रहे। दूसरा जो प्रोसेस है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को बदलिए लाइफ में। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपकी स्वतंत्रता को बाधित करता है, जो लॉजिकली आपको सेटिस्फाई नहीं करता है, आपको बंधनों में बांधता है, उस कॉन्सेप्ट्स को डिलीट करिए। और जो कॉन्सेप्ट आपके जीवन में स्वतंत्रता लाता हो, जैसे ये कर्म का मैंने बताया आपको कि सब कुछ अपने आप घट रहा है, आप करता नहीं हो, ये तो कृष्ण भगवान ने भी कहा है ना, आप करता नहीं हो, आप कर्ता बनोगे तो भोक्ता बनोगे। तो आपको कर्ता भोक्ता वाले कॉन्सेप्ट में जाना है क्या, या इस कॉन्सेप्ट में जाना है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से यदि मैं राजी हो जाता हूँ कि मैं करने वाला नहीं हूँ, उसी कॉन्सेप्ट से मैं ये भी राजी हो जाता हूँ कि आप भी करने वाले नहीं हो। तो आपने यदि कुछ किया और मेरे तुरंत ऐसा ध्यान आ गया कि मैं भी कुछ नहीं कर रहा, ये भी कुछ नहीं कर रहा, तो मुझे आपके किसी किए पे कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता। तो ध्यान करने से आपको एक कंसंट्रेशन आपका ये भी बढ़ेगा कि आप अपने जो भी विचार हैं, वो विचारों के कारण आने वाली जो भावना है और उन भावनाओं के कारण जो आप रिएक्ट करते हैं, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का मूल्यांकन आप बाद में करते हैं, फिर पछताते हैं, पहले ही ये आपका रियल टाइम में होने लगेगा। जब आप अपने विचारों को देखने वाले हो जाएंगे, आप विचारों को भी देख पाएंगे, विचारों से उठने वाले आप भावनाओं को भी देख पाएंगे, और भावनाओं के कारण उठने वाले विचारों को, रिएक्शंस को भी रियल टाइम में देख पाएंगे। ये सारा प्रोसेस जब आप देखने वाले हो जाएंगे तो आप बाद में पछताने वाले नहीं रह जाएंगे। आपकी गाड़ी का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। आप चाहोगे तो गुस्सा आएगा, आप चाहोगे तो गुस्सा नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन योर फोकस, सेकंड चेंज योर कॉन्सेप्ट्स, और तीसरा अपना जो मैं है, वो जो सेकंड लास्ट ब्रिज में हमने सेकंड और थर्ड ब्रिज में जहां अपने आप को मैं को फंसा रखा है, उससे हटें। इस मैं को लास्ट ब्रिज में ले जाइए कि मैं इन सबको, उसका प्रोसेस है, रमन महर्षि ने बताया है। रमन महर्षि ने सिंपल प्रोसेस बताया है, क्वेश्चन यूर मी, इंक्वायर दिस मी। बार बार पूछिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ,
मैं क्या है, मैं कौन है, ये कौन घबरा रहा है, ये कौन खुश हो रहा है, ये कौन एक्साइटेड हो रहा है, बार 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 पूछने से ये जो मैं है, मैं का जो भाव है, विच इज़ द फर्स्ट थॉट एंड विच इज़ द बेस थॉट फॉर ऑल थॉट्स, आपके अंदर जो भी विचार आते हैं वो मैं के लिए आते हैं। यानी इसको कह सकते हैं कि इसमें हमें समत्व का भाव लाना चाहिए कि सुख में भी हम वो समत्व का भाव अपने आप आएगा, आप नहीं लाओगे, वो करके ही आएगा। हाँ, प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा, वो करके ही आएगा। कि दुख में भी हम बहुत ऐसा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं कि हम बहुत दुखी हो गए, तटस्थ माइंड इज दर्शक की तरह देखना। बिल्कुल, माइंड इज थॉट एंड थॉट इज माइंड, विदाउट थॉट देयर इज नो माइंड एंड विदाउट माइंड देयर इज नो थॉट एंड बोथ आर इल्यूजनरी, ये है ही नहीं है। भगवान बुद्ध के बहुत से शिष्य उनको सुनते सुनते ही मुक्त हो गए थे। अंडरस्टैंडिंग का लेवल यदि आप उस स्तर पर ले जा सकते हैं, अगर यदि आपका इंटेलेक्ट वो कैपेबल है उस अंडरस्टैंडिंग को उस लेवल तक ले जाने के लिए, और वो यदि एग्जिस्टेंस ने आपकी कहानी वैसी ही लिखी हुई है तो हो जाएगा। और जिनको अंडरस्टैंडिंग से नहीं होता, जिनका मान लीजिए इंटेलेक्ट उतना हायर इंटेलेक्ट के स्वामी वो नहीं है, तो वो बहुत सी साधनाएं बताई हैं, ध्यान बताई है, हठ योग बताया है, बहुत से अपने जो मार्ग आपको ठीक लगे। भक्ति मार्ग से भी होता ही है, मीरा तर गई, नामदेव तर गए, संत रविदास तर गए भक्ति मार्ग से। कौन सा मार्ग आप स्वतंत्र हो, लेकिन उस अवस्था में पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। इस बीच में आपको रोकना चाहता हूं, एक योग के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं श्री सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव जी के साथ में, उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें भी क्लियर होंगे। आपसे मेरा एक लास्ट सवाल है कि लाइफ क्या है, ये आप 1 या 2 लाइन में बताइए। आपको जो जन्म है वो आपकी मर्जी से नहीं मिला जी, आपकी जो मृत्यु होगी वो भी आपकी मर्जी से नहीं होगी जी। जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है वह भी आपका नहीं है। अच्छा। लोग पूछते हैं कि जीवन का क्या उद्देश्य है जी। ये जीवन जब आपका नहीं है तो इसके उद्देश्य भी आपके नहीं है। मैंने बोला ना, आपका होना ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसलिए आप हो, और आप इसलिए हो क्योंकि अस्तित्व ने तय किया है कि आपको होना है। तो आप आप किसकी मर्जी से हो, इस अस्तित्व की मर्जी से हो, और वो अस्तित्व आपके जीवन से अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। अच्छा जी। यू आर एन एक्सप्रेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस, आप इस अस्तित्व की एक अभिव्यक्ति हो। मैं भी इस अस्तित्व की अभिव्यक्ति हूँ। ये चराचर जो भी आप देख रहे हैं, ये पौधा है, ये पेड़ है, ये सब इस एग्जिस्टेंस की एक्सप्रेशंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी लाइफ है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखने वाले चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, यानी जो भी जिसको भी ऊपर वाला मानते हैं वो, हाँ, वो उसके हाँ, दिए हुए निर्देशों पे हम चल रहे हैं, उसको, और वो अपना काम हमसे आप उसको नाम और स्वरूप दे दीजिए, तो वो किसी के लिए कृष्ण है, किसी के लिए राम है, किसी के लिए वो ब्रह्मा है, किसी के लिए शिव है। आप उसको नाम और स्वरूप दे दें तो वो है, और जो नाम और स्वरूप वाले मार्ग पर नहीं जाना चाहते उनको ये अस्तित्व है, ब्रह्म है, चराचर सृष्टि अस्तित्व है जी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी सारी पॉइंट्स डिस्कस किए, और जो मुझे लास्ट में समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाहर देखने का प्रयास कर रहे हैं और बाहर ढूंढ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। उन सब चीज़ों को बाहर ना ढूंढते हुए हम अपने अंदर ढूंढेंगे तो हम अपनी लाइफ का कहीं ना कहीं उसको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा देंगे जहां हम उसको ले जाना चाहते हैं।